हम लोगों ने लाइट के बारे में बहुत सारी बातें की और ख़ास करके उसकी जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी चर्चा की। और हमने ये पाया कि लाइट में दोनों के गुण मौजूद हैं और किन परिस्थितियों में आप लाइट के साथ काम कर रहे हैं वो डिसाइड करती है कि आपको वो लाइट तरंग जैसी दिखेगी या आपको वो लाइट पार्टिकल जैसे दिखेगी। अगर आप इंटरफेरेंस के, डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि वो वेव्स हैं, वो तरंगे हैं। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपको लगता है कि वो पार्टिकल्स हैं। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में भी अगर आप बहुत लो इंटेंसिटी से कराते हैं व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, तो वहाँ भी आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं। लेकिन वो अलग अलग पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तब लगता है कि नहीं नहीं वो वेव्स भी थी और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वेव्स के बीच में, तो वहाँ पे वो पार्टिकल्स नहीं पहुँच रहे थे। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वहाँ ज़्यादा पहुँच रहे थे, तो एक फ्रिंज पैटर्न उसमें से बन करके आता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में शुरू में कोई इस प्रकार की समस्या नहीं थी। 1897 में थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करते समय में इस को देखा था कि इस तरह के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, एटम्स के अंदर में से निकल करके आते हैं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कही जाती है कि इलेक्ट्रॉन का पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और वो बिल्कुल एक साफ सुथरे पार्टिकल्स के रूप में उनकी छवि बहुत समय तक रही। और करीबन 27 साल के बाद 1924 में जो फ्रेंच फिज़िक्स के विद्यार्थी ही कहें, पीएचडी विद्यार्थी, उन्होंने डी ब्रोगली हम कहते हैं, लेकिन डी ब्रोई ऐसे कुछ उच्चारण होता है फ्रेंच में, लेकिन हम उनके साथ बहुत न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर हम वो फ्रेंच का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने भारतीय हिसाब किताब से उसको डी ब्रोगली ही बुलाया करेंगे। नाम भी काफ़ी बड़ा सा है, लुइस से शुरू होकर के, तो हम लोग उसको इतना ही कहते हैं, डी ब्रोगली। तो ये 1924 में जब वो पीएचडी की थीसिस अपने लिख रहे थे और उस से संबंधित जो काम चल रहा था उसके अंदर में उन्होंने इस प्रपोज़ल को लाया कि लाइट ही क्यों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या और जो पार्टिकल्स हैं वो भी सो कॉल्ड पार्टिकल्स, उनके अंदर में भी वेव्स वाली प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और लाइट में अगर देखें, जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, फोटोन की तरह जब आप उसको डिस्क्राइब करते हो, तो एक एक फोटोन का जो मोमेंटम है, और वही लाइट अगर तरंग के रूप में डिस्क्राइब की जाए तो उस समय में जो उसका वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, उनके बीच का रिश्ता आपको पता है। उनके बीच का रिश्ता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये फोटोन का मोमेंटम है। लाइट जब फोटोन की तरह करे तो उसकी एक निश्चित ऊर्जा होगी उस फोटोन की, और उसका एक निश्चित लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग होगा। तो वो है ये फोटोन मोमेंटम। और वही लाइट जब तरंग के रूप में सामने आएगी उस समय जो उसका वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्घ्य होगी, वो ये है, ये वेवलेंथ है। और यही जो रिश्ता है, तो ये डी ब्रोगली ने जो अपने थीसिस के अंदर में और एक वर्णन किया जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं, उसका भी तरंग रूप होता है, उसका जो पूरा एक वर्णन किया, उसके केंद्र में ये इक्वेशन है। और उन्होंने ये प्रपोज किया कि पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम, जो मास इनटू वेलोसिटी हम कहते हैं, और ये 1924 की बात मैं कर रहा हूँ, रिलेटिविटी आ चुकी थी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी आ चुकी थी, 1905 में आई थी। तो यही रिलेशन इसके लिए भी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी और दूसरे सो कॉल्ड पार्टिकल्स के लिए भी। और इस बार ये जो p है ये h बटा मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, छोटे पार्टिकल से बात हो रही है, इसलिए रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन ऐसा।
ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहलाती है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई पार्टिकल है, उसका कुछ मास m है, उसको v स्पीड से आपने चला दिया, तो वैसी हालत में इतना उसका मोमेंटम बन गया, लीनियर मोमेंटम बन गया, और इतना अगर लीनियर मोमेंटम बन गया तो वो पार्टिकल में वेव की भी प्रॉपर्टी आ गई है, वो भी समाहित हो गई है, और जो वेव की प्रॉपर्टी आई है उस वेव का वेवलेंथ इसके द्वारा, इतने के द्वारा मिलेगा। तो ऐसा ये हाइपोथेसिस कहलाती है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और इसके आधार पर उन्होंने बहुत सारा थियरीज डेवलप किया। हालांकि जो डी ब्रोगली मान के चले थे कि ये एक रियल वेव है और ऐसा है, वो सब बहुत अलग चीज़ें हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन्स भी वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं। और इसके पहले नील्स बोर का क्वांटाइजेशन का रूल्स आप जानते हैं, जो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने के लिए दिया था, कि अगर आप बोर्स मॉडल की चर्चा करें तो बोर्स मॉडल की चर्चा में है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में चलता है, और जिन सर्कुलर पाथ में एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का एक खास मल्टीपल होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है n टाइम्स प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 पूर्णांक हैं। तो ऐसे वाले एंगुलर मोमेंटम जिस सर्कुलर ऑर्बिट्स में होंगे उसी में इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा और वही स्टेबल होंगे। ऐसा बोर्स मॉडल मैंने भी चर्चा की थी अपने शुरू के लेक्चर्स के अंदर में। और ये उसका एक उसकी जांच है कि कौन से वृत्त, कौन से सर्कल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है बिना रेडिएशन किए हुए। तो ये उसका एक पहचान है कि ऐसा अगर होगा तो वो हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से चले कि डी ब्रोगली के वेवलेंथ से चलें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वास्तव में एक छोटा पार्टिकल नहीं हो करके, और वो एक तरंग है, एक वेव है, और ये जो सर्कल है इस सर्कल के ऊपर वो वेव जो है वो स्टेबल के रूप में और अपने कंपन्स कर रही है। तो अगर हम इसमें स्टेबल कराएं, स्टेशनरी वेव्स बनाएं, तो नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे, और वो नोड्स और एंटी नोड्स जो होंगे वो ऐसे होंगे कि कुछ नोड्स होंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ एक नोड है, 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 4 नोड्स हैं, और बीच में अगर एंटी नोड्स हैं तो ये पार्ट जो है वो अपना ज़्यादा वाइब्रेशंस के साथ में ऐसा वाइब्रेट करेगा, ये पार्ट वाइब्रेट नहीं करेगा, और फिर ये पार्ट जो है ये पार्ट भी अलग से वाइब्रेट करेगा, और फिर ये पार्ट जो है ये भी अलग से वाइब्रेट करेगा, यहाँ ये नहीं करेगा, और ऐसा। तो एक नोड से लेकर के एक अगले नोड तक ये आप जानते हैं ये वेव्स इस तरह का जब स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं किसी क्लोज्ड पाथ के ऊपर, तो एक नोड से अगले नोड तक हाफ वेवलेंथ होता है, फिर वहाँ से और अगला नोड ये पूरा मिल करके एक वेवलेंथ होता है, और फिर इस नोड से इस नोड तक एक दूसरा वेवलेंथ होगा। तो स्टेशनरी वेव्स तब बनती हैं जब ये पूरी लंबाई में निश्चित संख्या के वेवलेंथ्स फिट हो सकते हैं। यानी इतनी लंबाई के अंदर में 2 वेवलेंथ आ गए। जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक वेवलेंथ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक वेवलेंथ है। ये हाफ वेवलेंथ हुआ, और फिर ये हाफ वेवलेंथ हुआ, फिर ये हाफ वेवलेंथ हुआ, ये फिर हाफ वेवलेंथ हुआ। तो ये 2 वेवलेंथ्स है, ये लेंथ जो है ये 2 वेवलेंथ्स है। 3 वेवलेंथ्स हो जाए तो ठीक है, 4 वेवलेंथ्स हो जाए तो ठीक है, 5 वेवलेंथ्स हो जाए तो ठीक है, लेकिन 2.2 वेवलेंथ्स नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा होगा तो फिर यहाँ नोड है, एक चक्कर के बाद आओगे तो उसके बगल में यहाँ नोड होना चाहिए, और एक चक्कर के बाद में आओगे तो यहाँ नोड होना चाहिए। तो हर जगह नोड ही नोड हो, हर जगह एंटी नोड ही एंटी नोड हो, तो वैसा स्टेबल पैटर्न नहीं बन सकता है। तो स्टेबल पैटर्न तभी बन सकता है अश्यूमिंग दिस वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव्स हैं। यहाँ क्या है, ये वेव्स है। बोर्स मॉडल में एक पार्टिकल चल रहा है सर्कल के ऊपर, और ये इस मॉडल के अंदर में है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, स्टेशनरी वेव है, और वो स्टेशनरी वेव इस सर्कल के ऊपर फिट है। तो वैसी हालत में ये जो लेंथ है 2 पाई r, इस लेंथ को होना चाहिए n टाइम्स इंटीजर्स टाइम्स लैम्डा।
स्ट्रिंग में भी आपने पढ़ा होगा, अगर एक स्ट्रिंग है दोनों किनारों पर हमने फिक्स किया हुआ है, जैसा सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में करते हैं, और उसको अगर हम वाइब्रेट करें किसी खास फ्रीक्वेंसी से ताकि उसमें स्टेबल पैटर्न्स बने, तो फिर वैसा ही होता है। यहाँ नोड है तो यहाँ नोड होना चाहिए, तो बीच में एक एंटी नोड हो सकता है, या फिर एक और नोड हो सकता है, एक और एंटी नोड हो सकता है। तो एक निश्चित अमाउंट ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वही उसके अंदर में स्टेबल हो सकती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। ये जो 2πr है, इसको इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इस वेवलेंथ का, ताकि इसके अंदर वो ठीक ठीक फिट हो सके। और वैसा अगर करते हैं और ये वेवलेंथ की जगह पर अगर हम ये रखते हैं यहाँ से h/p रखते हैं इसको, तो ये n इंटू h/p, और इस p को अगर मैं यहाँ इधर ले लूँ, p इंटू आर कर दूँ, और 2π को उधर ले जाऊँ, तो ये n इंटू h/2π बनता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन के भी दो बिहेवियर, एक पार्टिकल बिहेवियर और एक वेव बिहेवियर। जब पार्टिकल बिहेवियर है उस समय उसकी लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, उस समय उसकी एनर्जी की बात करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे। और जब वेव बिहेवियर है उस समय उसके वेवलेंथ की बात करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और ये रिश्ता होगा उन दोनों में। तो जब पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम r×p, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और इसको होना चाहिए n इंटू h/2π। कहाँ से ला रहे हैं हम ये रिलेशन? ये रिलेशन हम कहाँ से ला रहे हैं? ये रिलेशन हम ला रहे हैं यहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए हम लेकर के आ रहे हैं। जो बोर ने अपना मॉडल बनाया था उसमें इलेक्ट्रॉन को वेव नहीं माना गया था, उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया था जो सर्कल के ऊपर चल रहे, और फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट आने में कितनी एनर्जी उसने रेडिएट की। लेकिन यहाँ देखो, इसको हम तरंग मानते हुए, उसका वेवलेंथ मानते हुए, और उतना वेवलेंथ होना चाहिए ताकि इस सर्कल पे, आर रेडियस के सर्कल पर उसके इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स फिट हो सके, स्टेशनरी वेव बन सके, नोड्स एंटी नोड्स बन सके। तो यानी डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से बोर्स का जो मॉडल है वो जस्टिफाई हो रहा है, उसका एक जस्टिफिकेशन वहाँ से मिल करके आ रहा है। तो ये कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। 1924 जब पीएचडी थीसिस लिख रहे थे उस समय का ये मामला है। तो हम आपको थोड़ा सा ये नोड और एंटी नोड दिखाना चाहते हैं अपने टेबल के ऊपर, कि अगर एक सर्कल हो और उस सर्कल के अंदर में आप उसमें वेव्स भेजें और एक विशेष फ्रीक्वेंसी के आप वेव भेजें, तो फिर वो इस तरह के नोड्स एंटी नोड्स बनते हैं। ये हम आपको अभी एक दिखला दें तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये एक यंत्र है जिसको हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर कहते हैं। इस यंत्र को बिजली सप्लाई की जा रही है, और इसका मुख्य काम है कि इस टर्मिनल पे, जिसको आउटपुट टर्मिनल कहते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज क्रिएट करना, और वो वोल्टेज ऑसिलेटिंग वोल्टेज है, वो चेंजिंग वोल्टेज है, V0 cos ωt टाइप का वोल्टेज है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ ये नॉब्स दिए गए हैं, और नॉब्स के आधार पे हम वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ 13 हर्ट्ज टाइप की फ्रीक्वेंसी है, उतने से यहाँ वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। और ये वोल्टेज इस तार से लेकर के हम जाते हैं कहाँ? इस तार से लेकर के हम आते हैं इस यंत्र में, जो कि एक वाइब्रेटर है, एक स्पीकर का डायफ्राम यहाँ अंदर लगा है, और उसको हम ये वोल्टेज देते हैं, और जैसा वोल्टेज हम देते हैं उस अनुसार वो डायफ्राम ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। और उस ऑसिलेटिंग पार्ट से लगा हुआ ये एक यहाँ पर ये स्टेम देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और जितनी फ्रीक्वेंसी का हम उसको वोल्टेज देंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करेगा। हम कंट्रोल कर सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी को। और इसके ऊपर देखिए हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट से काट के ये एक रिंग बनाई है, लगभग सर्कुलर है। यहाँ नीचे में कुछ सर्कल उसका ख़राब हो गया है इसमें साटने के कारण से, लेकिन लगभग सर्कुलर ये रिंग है जो इसके साथ सटी हुई है, और जब ये वाइब्रेट कर रहा है
तो हम उस रिंग में भी एक वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं, और वो वाइब्रेशंस इस रिंग में वेव के रूप में चल रहे हैं, और वो अपने सुपरपोजिशंस करके और यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें कैसा नोड्स और एंटी नोड्स बन रहा है वो आप देखिए। तो आप ध्यान से अगर इस रिंग को देखिए तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट यहाँ पर है इस सर्कल पे, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ का रिंग ऑलमोस्ट वाइब्रेट नहीं कर रहा है, जबकि इसी के पास में यहाँ का रिंग आप देख रहे होंगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ चौड़ा दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर बिल्कुल शार्प दिख रहा होगा। शार्प दिखने का कारण है कि यहाँ का जो रिंग है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, नोड बना हुआ है यहाँ पर। और इसी प्रकार से आप दूसरे साइड में अगर देखें तो आपको यहाँ पर एक नोड दिखाई पड़ रहा होगा इस जगह पे। इस जगह की रिंग भी वाइब्रेट नहीं कर रही है, तो एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है। फिर उससे थोड़ा आप नीचे उतरें तो आपको फिर से एक नोड यहाँ पे दिख रहा होगा इस जगह पर। यहाँ की जो रिंग है वो भी वाइब्रेट करती हुई नहीं दिख रही होगी, शार्प दिख रहा होगा लाइन, जबकि इसके बगल में यहाँ पे चौड़ा चौड़ा दिख रहा होगा और इसके नीचे भी चौड़ा चौड़ा दिख रहा होगा। इसी तरह से यहाँ से अगर आप नीचे उतरेंगे तो आपको इस जगह पे यहाँ पे एक नोड बना हुआ दिख रहा होगा, और दो नोड्स के बीच में एंटी नोड्स है जहाँ वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपको ये नोड्स दिख रहे हैं। फिर एक नोड शायद आप यहाँ कहीं पे देख पा रहे हों, यहाँ सर्कल भी थोड़ा सर्कल नहीं रह गया है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ वाइब्रेशंस हैं और यहाँ आकर के वाइब्रेशंस ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पे नोड्स है। इसी तरीके से यहाँ पर वाइब्रेशंस है और यहाँ आकर के नोड बन गए। तो टोटल 6 दिख रहे होंगे आपको, टोटल 6 दिख रहे होंगे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, एक 2 नीचे में। तो यानी 3 वेवलेंथ्स फिट हो रही हैं इसमें, 3 वेवलेंथ्स फिट हो रही हैं इसमें। इसकी जो भी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी है, और हमने जो फ्रीक्वेंसी उधर से दी है वो ऐसी है कि इसमें 3 वेवलेंथ्स फिट हो रही हैं। और आप देखिए, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स फिट न हो तो क्या होता है। मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, जैसे वेवलेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाए और थोड़ी सी चेंज हो जाए तो इसमें 3 वेवलेंथ नहीं फिट हो करके शायद 3.2 वेवलेंथ फिट होने की कोशिश करें, और तब आप देखिए क्या होता है। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी जनरेटर से, और ये देखिए मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल दी है, और थोड़ी बदल देने से आपके जो नोड्स एंटी नोड्स दिख रहे थे वो ख़राब हो गए। अब आपको उतने सुंदर शार्प बढ़िया नोड्स एंटी नोड्स नहीं दिख रहे होंगे जैसे पहले दिख रहे थे। तो इसमें ये स्टेशनरी स्टेबल पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सही फ्रीक्वेंसी देता हूँ तो सही फ्रीक्वेंसी देने पर आप पाएंगे कि इसमें उसी तरीके से, ये देखिए हम उसी पुरानी जगह पे आ रहे हैं। अब आपको नोड्स और एंटी नोड्स साफ साफ अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे बढ़िया सा नोड दिख रहा है, बढ़िया सा नोड दिख रहा है, बढ़िया सा एंटी नोड दिख रहा है। तो अब ऐसा ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ जब इसके अंदर फिट हो जाए, 2πr बराबर n टाइम्स लैम्डा हो जाए, तो ऐसा ये स्टेशनरी पैटर्न आपको दिखता है। और अगर वैसा न हो तो फिर आपको जो पैटर्न दिखता है उसमें आपको अच्छे नोड्स एंटी नोड्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ख़राब कर दिया है, इसमें इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक थ्योरेटिकल परिकल्पना थी जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया, जिसके आधार पर बहुत सारा डिस्कशंस किया अपनी थीसिस के अंदर में, लेकिन उसका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। लेकिन प्रायोगिक आधार भी साथ साथ कहीं और तैयार हो रहा था। तो डेविसन और जर्मर, ये साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी के अंदर में 1921 से और निकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करके, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं उसकी सरफेस से टकरा कर, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये जो डी ब्रोगली की थीसिस है वो 1924 की थीसिस है, उसके और पहले से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और उसका उद्देश्य बहुत सिंपल से था कि वो एक मेटल के सरफेस को स्टडी करना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। और इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ अगर बहुत छोटा है
तो आप कितना भी स्मूथ सरफेस बनाओ, वो इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर में ज़रूर वो खुरदरेपन दिखाई पड़ जाएंगे। और इसके कारण से जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस परावर्तित होंगे उस सरफेस से, उनका कैसा एंगल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो फैले फैले से होंगे। जैसे हमारी रुखड़ी दीवार के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो इधर उधर डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होता है उसका, और शीशे पे पड़ती है तो एक ख़ास डायरेक्शन में होता है। तो जो हमारी जो लाइट है उसका वेवलेंथ कुछ 500-600 नैनोमीटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, इसलिए थोड़ा सा भी अगर रफनेस है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो निकल में जो एटम से एटम के बीच में खाली जगह है, फिर एटम है, ये हैं, तो उसके कारण से उसको वो ऐसा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स को एक इधर उधर एक डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए। उसको जांचने के लिए, उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए ये प्रयोग 1921 से चल रहे थे। और कभी 1923, 24, 25 के अंदर में कुछ ऐसा हो गया, वो लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ थी वो, और कभी ऐसा हो गया कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। और वो क्या गड़बड़ हो गई, तो पहले हम उसके एक्सपेरिमेंट का सेटअप थोड़ा आपको बताएं कि किस प्रकार का था, तो वो गड़बड़ भी उसमें से निकल करके आएगी। तो एसेंशियली एक इलेक्ट्रॉन गन जिसको कहते हैं, जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं गरम करके, सीधा सीधा गरम करके। केवल इसको अगर आप थर्मली हीट कर दें, किसी मेटल वायर को, किसी चीज़ को अगर आप हीट कर दें तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स बीम बन सकती है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन की बीम बना करके और फिर उसको एक्सेलरेट करना, यानी उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से आप अगर उसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ले जाते हैं, यहाँ मान लीजिए आपने कुछ प्लेट लगा रखी है और उन प्लेटों के ऊपर आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना रखा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बना रखा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इसमें एक्सेलरेट कर सकते हैं। और इसमें से जब वो इलेक्ट्रॉन की बीम बाहर निकलेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार निर्धारित हो जाएगी। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस v है यहाँ पे, तो E इंटू वी, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटी है और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी हाफ मास इंटू वी स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा है तो वैसी हालत में आपको रिलेटिविटी के अंदर आना पड़ेगा। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40, 50, 60 वोल्ट टाइप का है, और इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो 40-50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काफ़ी कम है। स्पीड अभी भी स्पीड ऑफ लाइट से कम है काफ़ी, और इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसका इस्तेमाल करें या ना करें, ये काइनेटिक एनर्जी इतनी बनेगी, इतनी यह काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे। और इस बीम को एक निकल के प्लेट के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल कराया जाता था, और इस सरफेस से किस एंगल के ऊपर और किधर वो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक जगह जगह पर ऐसा डिटेक्टर लगा करके, जिस डिटेक्टर को आप घुमा सकते हैं, जिस डिटेक्टर को आप ऐसे टर्न कर सकते हैं और इस एंगल को आप बदल सकते हैं, इधर ला सकते हैं, उधर ला सकते हैं, उधर ला सकते हैं। तो अलग अलग एंगल के ऊपर किस एंगल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य था। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में बीच के अंदर अगर हवा होगी और हवा के मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे और फिर कहीं चले जाएंगे तो हमें वो लगेगा कि हाँ निकल के सरफेस से आ रहा है, और हमारे एक्सपेरिमेंट्स का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को और एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर में रख करके, और ये सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तो ये चल रहे थे प्रयोग, लेकिन जो गड़बड़ी हुई कभी 1925 के आसपास में, वो ये हुई कि किसी समय ये वैक्यूम लीक हो गया, कहीं से कोई लीक डेवलप हो गई,
और इस चैम्बर के अंदर में हवा घुस गई, और इस चैम्बर में हवा घुस जाने के कारण से ये जो निकल का फॉयल था, ये निकल का फॉयल इसकी सरफेस ऑक्सीडाइज हो गई, और ये ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण से जो सारा एक्सपेरिमेंट का थीम थी वो थीम गड़बड़ हो गई, क्योंकि उनको तो मेटल के सरफेस से वो सारा देखना था, ये ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर चढ़ गया, तो वो उनके एक्सपेरिमेंट के अनुसार वो नहीं चाहिए था उनको। तो क्या करना, उस ऑक्साइड के लेयर को हटाना और फिर से उसकी मेटल को वैसा ही बनाना। तो इसके लिए इस फॉयल को निकाल करके अलग से और एक चैम्बर में ले करके और उसका एक हीट ट्रीटमेंट किया गया, उसको इतने डिग्री तक गर्म करो, इतने डिग्री तक ऐसे ठंडा करो वगैरह करके, ताकि वापस वो मेटल की सरफेस हमें मिल जाए। ये जो हीट ट्रीटमेंट किया गया, इस हीट ट्रीटमेंट में ऑक्साइड तो ख़त्म हो गया, लेकिन निकल की क्वालिटी में, उसका जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसकी क्वालिटी में बिल्कुल परिवर्तन आ गया। आप जानते हैं जो निकल होते हैं या आयरन होते हैं या कॉपर होते हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं या यौगिक भी हैं, तो वो मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, वो उनके जो एटम्स हैं वो खास ढंग से सजे रहते हैं, जिनको हम क्रिस्टल कहते हैं। उनके निश्चित पोजीशन है, इतने यहाँ पर एटम है, इतनी दूर के बाद ज़रूर एक एटम होना चाहिए, उसके इतनी दूर के बाद फिर ज़रूर एक एटम होना चाहिए, इस डायरेक्शन में यहाँ होना चाहिए, उस डायरेक्शन में वहाँ होना चाहिए। तो वो एक खास रचना में सजे होते हैं, जिसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। और आप कोई भी उठाएंगे, कॉपर का एक वायर उठाएंगे या आयरन की आप एक कील उठाएंगे, तो क्या पाएंगे कि उसमें भी उस तरह का है स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन पूरी कील में नहीं है, वो थोड़ी दूर तक है, वो हो सकता है 1 माइक्रोमीटर तक हो, 10 माइक्रोमीटर तक हो, 2 माइक्रोमीटर तक हो या 200 नैनोमीटर तक हो, उतनी दूर तक वो क्रिस्टल ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ है और फिर दूसरा क्रिस्टल शुरू हुआ है, और ये दूसरा क्रिस्टल इसके बगल वाला जो है वो हो सकता है कुछ दूसरे ओरिएंटेशन पर हो, इसमें एटम्स ऐसा जो चल रहे थे, हो सकता है यहाँ पर ऐसा चल रहे हैं, कुछ बदल गया हो। तो ये इसको हम लोग क्रिस्टलाइट भी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा क्रिस्टलाइट है, उसके बगल में फिर एक छोटा सा क्रिस्टलाइट है। एक क्रिस्टलाइट के अंदर के एटम सारे उस रचना से सजे हुए, लेकिन एक क्रिस्टलाइट से दूसरे क्रिस्टलाइट में थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के समय डोमेन्स सुना होगा, एक डोमेन के अंदर के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक तरह से सजे हैं, दूसरे डोमेन में भी सजे है, लेकिन दूसरा डोमेन हो सकता है कि पहले डोमेन के अनुसार कुछ खिसका हुआ हो, कुछ घुमा हुआ हो। तो ऐसे अलग अलग दिशाओं में, रैंडम दिशाओं में घूमे हुए डोमेन्स। वैसे यहाँ भी जो क्रिस्टलाइट्स हैं, एक नॉर्मल कॉपर लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए, निकल लीजिए, तो उसके अंदर में ऐसा, या नमक ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, वो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। लेकिन नमक का जो अपना एक दाना होता है, उस दाने के सभी NaCl वैसे सजे हुए नहीं है, उसके एक बहुत छोटे से पार्ट में वैसी सजावट है, फिर उसके बगल में वैसी ही सजावट है, लेकिन कुछ घुमा हो सकता है, कुछ टर्न हो सकता है, बीच में जो बाउंड्री है वहाँ कुछ आइटम्स मिसिंग हो सकते हैं, ऐसा। तो उसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं। तो शुरुआत में जो निकल जिससे काम कर रहे थे वो पॉलीक्रिस्टलाइन था, नॉर्मली सभी पॉलीक्रिस्टलाइन ही होते हैं, जिसके साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट 4 साल से चल रहे थे। लेकिन वो जो हीट ट्रीटमेंट, स्पेशल हीट ट्रीटमेंट दिया गया, उससे वो पॉलीक्रिस्टलाइन पूरा क्रिस्टल बन गया, वो बड़े बड़े क्रिस्टल बन गए। वो जो छोटे छोटे क्रिस्टलाइट थे वो सब मिलकर के एक सिंगल क्रिस्टल की तरह हो गया। अब ये क्रिस्टल जो है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी, तो उन्होंने जो वहाँ से जो परावर्तन हुए, वहाँ से जो इधर उधर वो स्कैटरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन्स गए, उसका जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, किस एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं, और पॉलीक्रिस्टलाइन से जो काम हो रहा था, उनके अंदर में बहुत परिवर्तन है, वो बहुत अलग अलग है। और उस क्रिस्टलाइन निकल से जो परिणाम निकल करके आए, वो फिजिक्स के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हैं, जिन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, सत्यापित किया। तो इसकी चर्चा हम यहाँ से आगे अगले लेक्चर पे करेंगे।